हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं DSMS डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। पहला लेक्चर है आज का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा कंटिन्यू करेंगे। आज केवल आपका इंट्रोडक्शन चलने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, इवन सेमेस्टर में, ठीक है। DSMS इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना क्या है? पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस होगा, सिलेबस में क्या है, जैसे पहला आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका जॉइंट आ जाता है, रिवेट जॉइंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेल्ड जॉइंट। नेक्स्ट आपका टेंशन मेंबर। फिर आपका कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है बीम। बीम के बाद हमको क्या पढ़ना है? चिमनी के बारे में पढ़ना है। उसी में रिटेनिंग वाला आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? ट्रस आ जाएगा। ट्रस में आपको क्या पढ़ना है? पर्लिन पढ़ना है। ट्रस में आपको क्या पढ़ना है? पर्लिन पढ़ना है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? जो भी स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है वो आपका हो जाएगा। पहला इंट्रोडक्शन, रिवेट जॉइंट, वेल्ड जॉइंट, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम हो जाएगा, चिमनी हो जाएगा और रिटेनिंग वाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है? ट्रस और पर्लिन, ठीक है। ट्रस में क्या आएगा? पर्लिन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका जो सिलेबस है यही पढ़ना है, 7-8 जो टॉपिक है यही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज का जो वीडियो होगा वो हमारा किस पे होगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। रिवेट भी आपका एक वीडियो में, वेल्ड भी एक वीडियो में, टेंशन मेंबर एक वीडियो में, कंप्रेशन मेंबर एक वीडियो में, यानी कि टोटल मिलाकर के स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्सिमम आपका 9 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका स्टील स्ट्रक्चर है, जो डिप्लोमा में तैयारी करते हैं टेक्निकल की, वो भी देख लेंगे। और जो डिप्लोमा सिविल 3rd ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है, जिनके लिए सब्जेक्ट आपका होगा ना DSMS, क्योंकि इवन सेमेस्टर में क्या है? डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको पूरा जो भी हम बताते हैं इनके बारे में आपको टोटल थ्योरेटिकल मिलेगा। आपको प्लस में क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल में आपका क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। न्यूमेरिकल में क्या रहेगा? सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल रहेगा। आपका थ्योरेटिकल डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपको PDF में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर, जो हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। स्टील कैसे कैसे बनता है, कौन सा मेटल हमारा स्टील का अच्छा होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। जो मेरा पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।
और IS जो आपका कोड होता है स्टील में, वो हमको कौन सा पढ़ना है, 800 1984 और 800 2007। ये दो मेरे पास IS कोड है। स्टार्टिंग करते हैं IS कोड से। जो मेरे पास दो IS कोड है, एक तो 800 1984 जो WSN को शो करता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा हमारा क्या होता है, IS 800 2007 लिमिट स्टेट मेथड को शो करता है। ठीक है, ये रिवाइज्ड है, ये पहले का है, 800 1984 पहले का है, और LSM में जो 2007 है ये हमारा क्या है, रिवाइज्ड है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, IS कोड है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि IS कोड आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए कौन सा यूज होता है, तो आपको याद रखना है 800। कौन सा, 800। एक होता है 875, वो हमारा किसके लिए होता है, लोड के लिए होता है। लोड मतलब भार के लिए होता है IS 875। ठीक है, तो मेन आपका स्टील होता क्या है, पहले तो ये जानते हैं। देखिए मेरे पास जो स्टील होता है वो बनता कैसे है। स्टील दो मेटल से बनता है या दो कंपोनेंट से बनता है। आयरन प्लस कार्बन की सहायता से क्या होता है, स्टील बनता है, जो कि कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.2 से 0.3% होनी चाहिए, कहीं पे 0.15 भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपके पास एक होता है स्टेनलेस स्टील, यानी कि जंग रोधी स्टील। स्टेनलेस स्टील, जंग रोधी स्टील में क्या करते हैं, स्टील को जंग रोधक बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टील में, यानी कि हमारा आयरन और कार्बन से तो स्टील बन गया, इस स्टील में निकिल और क्रोमियम का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से जो भी स्टील हमारे पास तैयार होगा वो कौन सा होगा, स्टेनलेस स्टील होगा। ठीक है, अब स्टील की कुछ क्वालिटी होती है। मेन जो स्टील में कार्बन की मात्रा देखी जाती है, कार्बन पे ही स्टील का पूरा बिहेवियर टिका हुआ है। क्यों, क्योंकि कार्बन की मात्रा कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, स्टील की सामर्थ्य क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। ठीक, तो ये देखा जाता है स्टील स्ट्रक्चर में कि जो भी मेरे पास कार्बन है वो कार्बन किसको शो करता है, हार्डनेस को शो करता है, और स्ट्रेंथ, सामर्थ्य को, दो चीज़ों को शो करता है। कार्बन की मात्रा अगर ठीक है, मतलब जो भी मेरे पास अनुमानित है 0.2 से 0.3% या 0.15 से 0.2%, अगर कार्बन की मात्रा है तो हमारा जो स्टील होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, और साथ ही साथ हार्डनेस भी क्या होगी, अच्छी होगी। दोनों चीज़ें क्या होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन कार्बन की मात्रा जैसे ही हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाते ही डक्टिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ब्रिटलनेस, भंगुरता मेरे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। भंगुरता मेरे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है जो भी मेरे पास स्टील होता है, स्टील कौन सा मटेरियल होता है, स्टील हमेशा डक्टाइल मटेरियल होता है। स्टील कौन सा मटेरियल होता है, स्टील हमेशा डक्टाइल मटेरियल होता है। स्टील में अगर कार्बन की मात्रा इंक्रीज करते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो कार्बन की मात्रा जब भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों तो बढ़ेगी, लेकिन आपके पास डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डक्टिलिटी कम होगी तो ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब भंगुरता ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के क्या होगा, स्टील टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर कोई स्टील मेंबर है, इस पर अगर लोड लगाया जाए तो इसमें क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, आराम से ये क्या कर सकता है, मुड़ सकता है। ठीक है, इलास्टिक कंडीशन होता है, एक तरफ से देखा जाए डक्टाइल का मतलब कुछ इलास्टिक कंडीशन होता है, तो आराम से लोड को ले लेगा। अगर ये ब्रिटाइल होगा तो अगर इस पर हम लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के बाद लोड जैसे इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए कार्बन की जो भी मात्रा होती है उसको क्या करते हैं, हम ज़्यादा नहीं करते हैं। कार्बन की मात्रा हमको जितनी चाहिए टेस्टिंग करने के बाद उतना ही रहने देते हैं, जिसके कारण हमको स्टील बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और स्टील जो हमारा है वो डक्टाइल बना रहे, ब्रिटाइल जो है वो कम रहे। ठीक है, ये आपका क्या था, स्टील की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या होगी, बढ़ती है, लेकिन डक्टिलिटी कम होती है। जब डक्टिलिटी कम होगी तो हमारा क्या होगा, भंगुरता क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या था, मेन कार्बन का रोल था। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कुछ कार्बन पाए जाते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, पिग आयरन हो गया। तो कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है,
2 से 4% होती है। और आपको पता है जो मेरे पास कास्ट आयरन होता है इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमेशा ज़्यादा होती है। यानी कि कास्ट आयरन में कंप्रेशन का गुण ज़्यादा होता है कंपेयर टू टेंसाइल में। आपको पता होना चाहिए जो भी मेरे पास स्टील होता है, स्टील टेंशन मेंबर होता है, आरसीसी में आप लोग पढ़े होंगे कि जो मेरे पास स्टील होता है ये किसको कौन सा लोड लेता है, हमेशा टेंशन लेता है। टेंशन भी लेता है प्लस में क्या होता है, कंप्रेशन भी होता है, दोनों होता है। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी होती है, टेंशन की होती है। कंप्रेशन किसका होता है, कंप्रेशन केवल कंक्रीट का होता है। तो स्टील हमारे पास क्या है, टेंशन और कंप्रेशन को दोनों को झेलता है। मैक्सिमम जो झेलने का है वो टेंशन को। आरसीसी में आप लोग पढ़े होंगे स्टील का जो झेलने का होता है, स्टील जो लोड को लेता है टेंशन को भी लेता है, कंप्रेशन को भी लेता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन की जो मात्रा होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 2 से 4%। कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारे क्या आता है, रॉट आयरन। रॉट आयरन जो हमारा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। यानी कि रॉट आयरन को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध मानते हैं इसको। रॉट आयरन को शुद्ध लोहा मानते हैं। क्या मानते हैं, शुद्ध लोहा। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो क्या होती है, 0.15% होती है, इसलिए इसको शुद्ध माना जाता है। बाकी जो भी मेटल है उसमें क्या होता है, जो कार्बन की मात्रा होगी इससे थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होगी वो हमारे पास कितनी होती है, 0.15 से 0.30% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इसकी डेंसिटी के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ है। आप सबको पता है जो भी आपके पास स्टील होता है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना होता है, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, प्रसार गुणांक कितना होता है, 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टील की जो डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। केजी को किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 78.50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन 12 × 10⁻⁻6 होता है। और आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की बात करें तो ई हमारे पास कितना होता है, 2.04 से लेकर के 2.04 × 10⁵ से लेकर के 2.18 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल भी बोलते हैं। न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा क्या कहलाता है, मेगा पास्कल कहलाता है। ठीक है, ई की जो वैल्यू हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 200 GPa यानी कि गीगा पास्कल। जी मतलब गीगा पास्कल, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 200 GPa गीगा पास्कल। नेक्स्ट आपका आता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है इलास्टिक रेंज की अगर बात करें, म्यू। पॉइजन रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। इलास्टिक के कंडीशन में पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.3 होती है और प्लास्टिक रेंज के कंडीशन में म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका पढ़े होंगे आप लोग सोम में ई बराबर क्या होता है, 2g 1 + म्यू, ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू। ई बराबर 2g 1 + म्यू, ई बराबर 3k 1 - 2, ये दोनों वैल्यू होती है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ जी रिजिडिटी, के आपका क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, म्यू आपका पॉइजन रेशियो। म्यू जो होता है, म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर 1/m, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है यील्ड स्ट्रेस के बारे में। क्या, यील्ड स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, कुछ परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू है वो आपको जानना है। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब, अच्छा कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है कि परमिसिबल स्ट्रेस सर होता क्या है। परमिसिबल का मतलब ही क्या होता है, परमिशन, यानी कि जो हम लोग वर्किंग, जो हम लोग जब कार्य कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, परमिसिबल होता है। परमिसिबल का मतलब क्या होता है, एक तरफ देखा जाए तो परमिशन। परमिशन होता है जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू को हम परमिट कर रहे हैं कि इतना हमारे पास लोड होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिसिबल वैल्यू बोलते हैं, या परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेंथ जो आप बोल दीजिए। ठीक है,
तो परमिसिबल स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस किसको शो करता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन ए। स्ट्रेस हमारा किससे डिनोट होता है, सिग्मा से डिनोट होता है, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस का जो IS कोड है वो हमारे पास क्या है, IS कोड जो है वो क्या है, ये 1 नहीं है, 800/1984 हमारे पास क्या है, IS कोड है। परमिसिबल स्ट्रेस की कुछ वैल्यू है वो हम देखते हैं, जो कि टेक्निकल पेपर के लिए एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट सब्जेक्टिव मतलब अगर बात करें सब्जेक्टिव की, तो अगर ये वैल्यू आपको पता नहीं रहेगी तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है बाकी सब पेपरों में। तो आपका क्या आता है, एक्सियल टेंशन स्ट्रेस। अगर टेंशन स्ट्रेस की बात करें, सिग्मा 80 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 0.6 FY होता है टेंशन के केस में, और कंप्रेशन के केस में भी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है 0.6 FY, ठीक है। अगर यहीं हम बात करें बेंडिंग के केस में, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा BC, ठीक है, या सिग्मा BT दोनों से डिनोट करते हैं। यानी कि बेंडिंग हमारा किस में हो सकता है, कंप्रेशन में भी हो सकता है और टेंशन में भी हो सकता है। तो दोनों के कंडीशन में जो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा BC सिग्मा BT की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.66 FY होगी, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अपरूपण सामर्थ्य या अपरूपण प्रतिबल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ V से डिनोट करते हैं। अपरूपण प्रतिबल बोलिए या अपरूपण सामर्थ्य बोलिए, जिसको हम टाउ V से डिनोट करते हैं। तो टाउ V यानी कि मैक्सिमम और एवरेज दो वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम अपरूपण सामर्थ्य की वैल्यू कितनी होती है, 0.45 FY, एवरेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.40 FY होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बात करें अगर बियरिंग स्ट्रेस के कंडीशन में, तो बियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, बियरिंग स्ट्रेस जिसको सिग्मा P से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.75 FY होती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू होगी। टेंशन के केस में 0.6 FY, कंप्रेशन के केस में 0.6 FY, बेंडिंग के केस में क्या हो जाएगा मेरा 0.66 FY, बियरिंग के केस में कितना हो जाएगा 0.7 FY, और अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ टाउ BM या टाउ एवरेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.45, मैक्सिमम एवरेज के केस में कितना हो जाएगा 0.40 FY। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जो भी मेरा परमिसिबल स्ट्रेस है सिग्मा 80, सिग्मा BT, सिग्मा BC, सिग्मा P, ये किस पे डिपेंड करता है, FY पे डिपेंड करता है। FY को हम लोग क्या बोलते हैं, FY हमारा यील्ड स्ट्रेस कहलाता है। ये सभी जो वैल्यू हैं सिग्मा की, टाउ एवरेज, सिग्मा BC स्ट्रेस, ये किस पे डिपेंड करता है, FY पे, FY पे डिपेंड करता है। FY को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पराभव प्रतिबल। ये क्या होता है मेरे पास, पराभव प्रतिबल होता है, यील्ड स्ट्रेस। अब यील्ड स्ट्रेस होता क्या है, मान लीजिए जैसे आपके पास ये कोई मेंबर है स्टील का, इस मेंबर पे हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। तो जब लोड लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होता है, कुछ न कुछ मेंबर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिफॉर्मेशन का मतलब स्ट्रेन भी आप लोग बोल सकते हैं। कुछ न कुछ इसके जो चेंज है, इसकी जो ये लंबाई आपको दिख रही है ना, कुछ न कुछ चेंजमेंट होता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोड को हटाते हैं तो लोड हटाने के बाद भी इसमें कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होता है। वो पता नहीं चलेगा कि इतना हुआ या इतना हुआ, हल्का सा होता है डिफॉर्मेशन, जो पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आप उसको टेस्टिंग करेंगे। जैसे लोड लगा, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, हाँ मेरे पास क्या है, जो भी मेंबर है उसकी इंक्रीमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब लोड हटाएं टेस्टिंग करते समय तो आप ये भी देखेंगे हाँ कुछ न कुछ इसमें डिफॉर्मेशन, कुछ न कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। वो हमारा क्या कहलाता है, FY, यानी कि यील्ड स्ट्रेस कहलाता है, पराभव प्रतिबल, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस डिपेंड किस पे करता है, यील्ड स्ट्रेस जो FY होता है ये डिपेंड करता है थिकनेस पे। किसके थिकनेस पे, मेंबर के थिकनेस पे डिपेंड करता है। जो यील्ड स्ट्रेस होगा ये किसको शो करता है, ये हमारा थिकनेस पे डिपेंड करता है कि T की जो वैल्यू होगी, किसी भी मेंबर की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, थिकनेस की वैल्यू कितनी होगी तो FY की वैल्यू कितनी होगी। अगर 20 से कम होगी मेंबर की थिकनेस T, यानी कि थिकनेस 20 mm से कम होगा तो 250 FY लिया जाता है, मतलब FY यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू 250 ली जाती है। जब T की वैल्यू आपके पास
20 और 40 के बीच में होती है, 20 और 40 mm के बीच में होती है, तो Fy कितना लिया जाता है, 240 लिया जाता है। जब थिकनेस की वैल्यू 40 mm से ज़्यादा होती है तो आपके पास वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है, 230 mm ली जाती है। 20 mm से कम होगा तो 250, 20 से 40 के बीच में होगा तो 240, 40 mm से ज़्यादा थिकनेस होगा किसी भी मेंबर का तो Fy की जो वैल्यू होगी कितनी ली जाएगी, 230 MPa, मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm² लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है, कुछ टेंशन मेंबर होते हैं, कुछ कंप्रेशन मेंबर होते हैं, तो आपको देखना है टाई। टाई क्या होता है, मेरा नाम ही है टाई, पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, टाई क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है, तो नाम से ही टाई, टाई मतलब बांधना किसी चीज़ को, टी वर्ड आ रहा है उसमें, टाई। टाई हमारा क्या होता है, हमेशा टेंशन मेंबर होता है। और कंप्रेशन में हमारे पास क्या आता है, स्ट्रट आ जाता है या शॉर्ट कॉलम। कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास कंप्रेशन मेंबर होता है। स्ट्रट जो होगा, स्ट्रट हमेशा किस में होता है, इंक्लाइंड में होता है। कभी कभी स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस को मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल मेंबर भी होता है, वर्टिकल मेंबर, सॉरी वर्टिकल मेंबर भी होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर भी होता है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, इंक्लाइंड मतलब, इंक्लाइंड का मतलब होता है नत समतल। ये इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल पे झुका हुआ होगा, वो हमारा इंक्लाइंड मेंबर कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम आपको बता रहे हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर डिजाइन लोड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर डिजाइन लोड अपान में क्या कर सकते हैं, वर्किंग लोड। ये आप लोग मान लीजिए होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन पर्पज़ क्या होता है, जैसे कोई भी हमको स्ट्रक्चर बनाना है, मान लीजिए आपके पास नॉर्मल एक कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का हमको क्या करना पड़ेगा, लोड, पहले तो लोड टेस्टिंग करना पड़ेगा कि कितना हमारे पास लोड आता है। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के केस में क्या करते हैं, मैक्सिमम लोड हम लोग लगाते हैं, मैक्सिमम लोड पे ही कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं। या तो मैक्सिमम लोड लगाते हैं या मैक्सिमम लोड पे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करते हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड, यानी कि मैक्सिमम लोड हमारे पास कितना हो सकता है लोड बनाते समय। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास कितना है, 10 न्यूटन का आप लोग लोड लगा रहे हैं। जब बिल्डिंग की डिजाइनिंग कर रहे हैं, एक तरफ से आर्किटेक्चर, एक तरफ से समझाने के तौर पे आर्किटेक्चर जब डिजाइन करता है तो क्या करता है, मैक्सिमम लोड को शो करता है कि हाँ 10 न्यूटन का अगर आप लोड लगा रहे हैं तो आपके पास सेफ है बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं, उस समय स्ट्रक्चर तैयार करने का मतलब अब हम लोग कार्य करने जा रहे हैं ना, वर्किंग कार्य करने जा रहे हैं, उस समय पता चल रहा है हम लोड कितने का लगा रहे हैं, 9 न्यूटन का लगा रहे हैं, 9 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन हमारे पास क्या था, डिजाइन लोड, अपान में 9 न्यूटन क्या है, वर्किंग लोड। ये हमारी क्या हो जाएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/9 है, यानी कि ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। यही हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है, डिजाइन लोड अपॉन वर्किंग लोड, या आप ऐसे बोल सकते हैं यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अभी जो हमने ऊपर आपको बताया है, ये सिग्मा 80, सिग्मा PP, इन सब की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम यहाँ पे निकालें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, यील्ड स्ट्रेस अपान में वर्किंग स्ट्रेस, यही फॉर्मूला है ना। यील्ड स्ट्रेस को हम लोग किससे शो करते हैं, यही तो हमारा था यील्ड स्ट्रेस Fy, ठीक है, ये हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है। जब हम यहाँ पे ये एक चीज़ देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले के लिए
पहले वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस Fy अपान में 0.6 Fy, यही तो होता है 0.6 Fy। यहाँ से हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारी क्या होगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। टेंशन के केस में, कंप्रेशन के केस में निकालेंगे तो क्या होगा, Fy यील्ड स्ट्रेस होता ही होता है, अपान में वर्किंग क्या कर रहे हैं, वर्किंग तो इतने पे ही कर रहे हैं, 0.6 Fy हो जाएगा। इसकी अगर बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास क्या हो जाएगा Fy, यानी कि यील्ड स्ट्रेस देखा जाए तो मैक्सिमम और कितने पे कार्य करने जा रहे हैं 0.66 Fy, 0.66 Fy, इसी पे तो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। मैक्सिमम के केस में निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा Fy अपान में 0.45 Fy। अगर वैसे इसका निकालें तो यील्ड स्ट्रेस Fy था, अब हम लोड कितना पे अप्लाई कर रहे हैं 0.40 Fy। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका निकालेंगे तो क्या होगा Fy अपान में 0.75 Fy। यहाँ से हम क्या करेंगे सबकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा एक नंबर में कि टेंसाइल स्ट्रेस की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, तो Fy अपान 0.6 Fy डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। अब इसमें आप लोग भाग दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका निकाल लीजिए, जो भी आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका निकालेंगे जो भी आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये देखना है टेंशन के केस में, कंप्रेशन के केस में, बेंडिंग के केस में, शियर के केस में और बियरिंग के केस में किसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे कम होती है, ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है। और जब तक आप लोग को ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी सब्जेक्टिव एग्जाम में डिप्लोमा वालों के लिए, तब तक काम नहीं चलेगा। आप भूल जाएंगे टेंशन की जगह अगर आप बियरिंग रख देंगे, टेंशन की जगह अगर आप बेंडिंग रख देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान देंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख लीजिए, आप लोग को हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। कंप्रेशन के केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी वो कितनी होगी, कंप्रेशन के ये या टेंशन के ये, इनके केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67, बेंडिंग के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.51, शियर के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम के केस में 2.5, ठीक। ये आपका हो गया। और 2.5 जब यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो हम कौन सा लेते हैं हमेशा टाउ एवरेज लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या था हमारे पास टाउ एवरेज बराबर फैक्टर कितना था 0.40 Fy, यही तो यील्ड स्ट्रेस था। तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो Fy अपन 0.4 Fy, यहाँ से आपका 2.5 निकल के आंसर आ जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कोई मात्रक नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी Fy है नीचे भी Fy है, दोनों आपस में कट जाएगा तो यूनिट लेस हो जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बियरिंग के केस में कितना हो जाएगा Fy अपन 0.7 Fy, यानी कि 1.33। अब इसमें ये पूछता है एक नंबर में कि किसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है, किसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे किसका होगा 1.6, 1.5, 2.5, यही तो चार ही वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 1, 2, 3, 4। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका होगा, शियर का होगा। किसका होगा, शियर का होगा। और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम आपका बियरिंग का होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3। मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका होगा, स्टील के केस में शेयरिंग स्ट्रेस आएगा तो 2.5, और मिनिमम कब होगा, जब मेरा बियरिंग स्ट्रेस होगा उस कंडीशन में 1.33। ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए शेयरिंग के केस में ज़्यादा होता है, लिखा हुआ है शेयरिंग के केस में ज़्यादा होता है, ठीक। अब आपके पास आता है स्टील स्ट्रक्चर के कुछ सेक्शन है, जो भी सेक्शन हम आगे यूज करेंगे जब आपको रिवेट जॉइंट पढ़ाया जाएगा, वेल्ड जॉइंट पढ़ाया जाएगा, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, पर्लिंग, बीम के कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग मेंबर आते हैं। तो उन मेंबरों के बारे में जानना है कि मेंबर के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मेंबर आपका पूछता है एग्जाम में एक नंबर में, टाइप्स ऑफ मेंबर। और मेंबर कैसे पूछता है, ये पूछेगा आई सेक्शन के लिए कितने प्रकार के आपके पास मेंबर होते हैं,
या कितने सेक्शन हो सकते हैं। आई जो होता है मेरे पास, आई सेक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दो चीज़ें, आई कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। आई जो होगा 5 प्रकार का, और टी भी मेरे पास कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का। याद कैसे करना है, आई टी क्या, आई टी, आई और टी कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। आई टी जो होगा वो 5 प्रकार का। चैनल, नाम ही है चैनल, तो चैनल का मतलब 4 प्रकार, 4 टाइप्स। चैनल का मतलब 4 टाइप्स। एंगल सेक्शन की बात करेगा, एंगल सेक्शन की बात करेगा तो एंगल सेक्शन आपके पास कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स। तो यही आपको इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, जब आगे पढ़ाएंगे तो अलग अलग जगह पे होगा। तो 4 चीज़ें आपको यही याद रखनी है। आईटी जो सेक्शन होगा वो हमारे पास 5 प्रकार का, चैनल सेक्शन जो होगा वो हमारे पास 4 प्रकार का, एंगल सेक्शन जो होगा वो हमारे पास 3 प्रकार का होगा। अलग अलग नाम है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। आई सेक्शन 5 प्रकार का होता है, ISHB, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB। IS जो है ये सब में कॉमन है, IS जो है सब में कॉमन है। IS का मतलब क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड, क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड। मेन आपको क्या है, आगे का पोर्शन। आई मेरे पास 5 टाइप्स के, इंडियन स्टैंडर्ड, ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड, ये सब कॉमन है, सब में कॉमन रहेगा। ISJB का मतलब जूनियर बीम। आई सेक्शन की बात करें, ISLB का मतलब लाइट बीम, ISMB का मतलब मीडियम बीम, WB मतलब वाइड फ्लेंज बीम, ये इंपॉर्टेंट है, यही 1 नंबर में पूछेगा। ISWB दिया रहेगा, उसका फुल फॉर्म दिया रहेगा तो बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, होता क्या है। ISWB का जो क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम होता है। ISHB का होता है, H मतलब हैवी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैवी बीम हो जाएगा, किसके कंडीशन में, आई सेक्शन के कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, आई के बाद आपका टी सेक्शन आता है। टी भी हमारे पास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। तो टी सेक्शन में क्या होगा, ISNT, ISLB, ISJT, ISST, ISHT, ISST, ISHT, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी सर 2 चीज़ें कॉमन है, IS कॉमन है, इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये मेरे पास क्या, इंडियन स्टैंडर्ड तो कॉमन होगा, इंडियन स्टैंडर्ड क्या होगा, कॉमन होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, बाकी चीज़ है, ये हमारे पास कॉमन है इसमें। ISNT, एन का मतलब नॉर्मल टी सेक्शन, ठीक है। ISLT, एल का मतलब लाइट टी सेक्शन। ISJT का मतलब जूनियर टी सेक्शन। ISST का मतलब लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन। अब ये पूछता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि बच्चों को पता नहीं ISST का मतलब, IS तो इंडियन स्टैंडर्ड, ST का मतलब क्या है, लॉन्ग लेग्ड का मतलब पैर, टी सेक्शन हो सकता है, ये नहीं पता रहता तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ISHT का मतलब वाइड फ्लेंज टी सेक्शन होता है, तो दोनों आता है। ISHT लॉन्ग लेग्ड टी सेक्शन, ISHT इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन, ये आपको पढ़ना है। टी भी आपके पास 4 प्रकार का। नेक्स्ट आपके पास चैनल सेक्शन जो आता है, सॉरी, टी आपके पास 5 प्रकार, जो आपके पास चैनल सेक्शन आता है। तो चैनल सेक्शन कितने प्रकार का है, 4 टाइप्स के, ISJC, ISLC, ISMC, ISSC। IS हमेशा कॉमन रहेगा सब में, इंडियन स्टैंडर्ड है। इंडिया की बात करें, इंडिया में आप लोग हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड, कहीं और अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका स्टैंडर्ड या ATC। ISJC का मतलब जूनियर चैनल, LC का मतलब लाइट चैनल, MC का मतलब मीडियम चैनल, ISC का मतलब स्पेशल चैनल होता है। तो ये क्या होता है, मेरे पास डिफरेंट चैनल आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये तो मेरे पास चैनल सेक्शन हो गया। एंगल सेक्शन आता है। एंगल सेक्शन क्या होगा, 3 प्रकार का, ISA सब इंडियन स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है, मेरे पास सेक्शन जो होगा वो इक्वल एंगल सेक्शन होता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, बल्ब एंगल सेक्शन। इक्वल अनइक्वल का मतलब, ये आपके पास एंगल सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास L है और ये जो मेरे पास L है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अनइक्वल का मतलब,
ये वाला जो है L1 हो जाएगा, ये वाला जो है वो L2, यानी कि समझ में आ रहा है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर हो, तभी तो मेरा इक्वल होगा। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर होगा, तभी तो अनइक्वल होगा। दोनों की लंबाई क्या होगी, डिफरेंट होगी, अनइक्वल। दोनों की लंबाई सेम होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल एंगल सेक्शन कहलाता है। अदर में क्या आ जाएगा, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ISF आ जाता है, ISSH आ जाता है, ISST आ जाता है। तो ISF का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट होता है, SH का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड सीट, ST का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप होता है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर के लिए क्या आपका स्टील जो है वो हमारा कौन सा है मटेरियल है, देखा जाए तो इलास्टोप्लास्टिक। स्टील हमारा इलास्टोप्लास्टिक है। IS 800 2007 किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड, सीमा अवस्था मेथड। स्टैंडर्ड लोड आर गिवन, लोड हमारा किसके लिए होता है, 875 के लिए होता है इंडियन स्टैंडर्ड। बियरिंग स्टेज की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होती है, सबको पता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है 1 नंबर के लिए, बोट और शिप में कौन सा एंगल यूज किया जाता है, बोट और शिप में बल्ब एंगल यूज किया जाता है। अब हम आपको सेक्शन का फिगर दिखाते हैं कि आई सेक्शन कौन सा होगा, टी सेक्शन कैसा होता है, चैनल सेक्शन कैसा होता है, एंगल सेक्शन कैसा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम डायग्राम लाए, देख लीजिए आप लोग। ये दिख रहा है, टी सेक्शन है, सॉरी आई सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है ये, आई सेक्शन। ऐसे बना ना, आई बनाया ना, ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, आई सेक्शन है। नेक्स्ट आपको दिखाएं, ये कौन सा सेक्शन है, ये भी देखिए आई बना है, आई सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है, ये टी सेक्शन है। कौन सा है, टी, लेकिन उल्टा बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टी सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, टी सेक्शन। ये कौन सा है, टी, सब ये कौन सा है, टी। उल्टा बना हुआ है, उल्टा बनाओ चाहे सीधा बनाओ चाहे टेढ़ा बनाओ, उससे क्या मतलब है, सेक्शन तो टी ही है ना। तो ये मेरे पास कौन सा सेक्शन हो जाएगा, टी सेक्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका ये कौन सा सेक्शन है, चैनल सेक्शन। चैनल का मतलब होता है सी, जो भी हमारे पास मेंबर सी टाइप का होता है। चैनल सेक्शन में एक चीज़ क्वेश्चन में पूछता है कितने वेब और कितने फ्लेंज होते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, फ्लेंज होगा, ये मेरे पास फ्लेंज होगा, ये मेरे पास क्या होता है, वेब होता है। तो चैनल सेक्शन में हमेशा 2 फ्लेंज होते हैं और एक क्या होता है, वेब होता है। वेब हमारे पास वर्टिकल मेंबर होगा, फ्लेंज हमारे पास हमेशा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी सेक्शन। ये यहाँ पे उल्टा बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। सी सेक्शन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या सी सेक्शन ऐसे हो सकता है, सी सेक्शन ऐसे भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, चैनल सेक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, ये भी आपके पास सी सेक्शन ही है। क्या है, सी सेक्शन ही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका आता है, ये देखिए, ये भी आपके पास कौन सा सेक्शन था, पीछे भी चला पढ़ाए हम, टी सेक्शन है, यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन में क्या है, 2 मेंबर है, यहाँ पे दिख रहा है। एक मेंबर आपका ये है, एक मेंबर आपका ये 90 डिग्री पे है ना। ये जो बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल सेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये भी आपके पास एंगल सेक्शन है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, यानी कि 2 मेंबर, एक आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर, एक आपका वर्टिकल मेंबर। ये आपका वर्टिकल मेंबर, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये हमारे पास कौन सा सेक्शन होगा, एंगल सेक्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास एक और है, एंगल सेक्शन, ये भी है। ये आपके पास क्या है, एंगल सेक्शन ही तो है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। एंगल सेक्शन ये किस पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कोई ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री पे ही हो, लेकिन एंगल सेक्शन यही है आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका इंट्रोडक्शन था स्टील के बारे में, स्टील किस किस मटेरियल से बनता है,
और स्टील जो है मेरे पास डक्टाइल मटेरियल होता है, आप सबको पता होगा स्टील के अलग अलग सेक्शन है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग को बता दें, जो भी मेरे पास चैनल सेक्शन होता है, जो भी आपके पास चैनल सेक्शन होता है, हमेशा चैनल सेक्शन को क्या करते हैं, दो यानी कि बिल्टअप के केस में यूज करते हैं। चैनल सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, बिल्टअप सेक्शन के लिए यूज करते हैं। बिल्टअप का मतलब क्या होता है, दो मेंबर से बना है, यानी कि जो चैनल सेक्शन है ना, हमेशा दो चैनल सेक्शन को आपस में किसकी सहायता से हम बनाते हैं, फ्लैट की सहायता से। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल पत्ती दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं। फ्लैट का मतलब क्या होता है, पतली पत्ती होती है, पतली पत्ती की सहायता से हम क्या करते हैं, रिवेटिंग करते हैं या बोल्ट का कार्य करते हैं। जो भी सी सेक्शन होगा वो हमेशा बिल्टअप यानी कि सी मेंबर जो भी होगा दो होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, चैनल सेक्शन का यूज करते हैं। ठीक, सभी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जब आएगा तो हम आपको रिवेट जॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं उतना वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो होगा तो एक और एक्स्ट्रा लग सकता है। 9 लेक्चर में हम आपको पूरा डिटेल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद होगी कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।